हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन करना है। आप लोगों ने प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कर लिया है, सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कर लिया है, इंटरनल एड्स भी आप लोगों ने कर लिए हैं। आज आपने एक्सटर्नल एड्स करने हैं। एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन करते हुए हमें एक्ट के समझने के लिए कुछ एक्सटर्नल यानी एक्ट से बाहर हेल्प मिलती है। ठीक है जी, कैसे हेल्प मिलती है? एक्ट से बाहर, क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट क्लास में आपने किया था कि एक्ट के विदिन ही बहुत सारे ऐसे हमारे पास, आप कह सकते हो, कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं, कुछ हिंट्स आ जाते हैं, जिनसे हमें इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर काफी बार क्लियर हो जाती है। मतलब हम कहीं पे भी अगर अटकते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि हम कौन सी हेल्प ले सकते हैं। जैसे हम प्रीएम्बल के बारे में देखा था, आपने मार्जिनल रूल्स के बारे में देखा था, चाहे कंट्रोवर्सी थी उसमें, बट बहुत सारी हेल्प हमें वहां पे मिल सकती थी। अब हम एक्सटर्नल एड्स के बारे में चेक करते हैं। एक्ट से बाहर देखो जी, बहुत सिंपल है, बट आने वाली चीजें हैं सारी A to Z। हिस्टोरिकल सेटिंग, नाम से क्या बात क्लियर होती है भाई? एक्ट की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, एक्ट किन हिस्टोरिकल तरीके से बना था, जब एक्ट बना था उस टाइम क्या सर्कमस्टांसेस थी, उस टाइम अगर मान लो कोई बिजनेस रिलेटेड एक्ट है तो इकोनॉमी का क्या हाल था, क्यों ऐसा हाल था। ठीक है, अगर मान लो कोई जनरल सोशल रिलेटेड एक्ट है तो उस टाइम सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट हो रखा था उस चीज के ऊपर, जो भी गलत चीज हो रही थी या क्या हो रहा था ऐसा। मतलब हमें ध्यान रखना है कि आज से सपोजिंगली 40 ईयर्स पहले का हम एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं माइंड में आना चाहिए ना कि भाई 40 ईयर्स पहले माइंड में रिवाइंड करो। हाँ, उस टाइम पे क्या हो रहा था, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या कैसा कैसा हुआ था जो ये एक्ट बने थे। ठीक है जी, चेक करते हैं हिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से ये एक्ट बना, ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इन जनरल इंपॉर्टेंट है ना, जो भी उस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्ट के लिए चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, रेलेवेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फील्ड है, मान लो कोई फैक्ट्री से रिलेटेड एक्ट बना है तो अब ये थोड़ी ना कि हम सारी चीजें देखने लग जाए उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। नहीं, हमें काफी हद तक क्या है, फैक्ट्री के आसपास की चीजों को ध्यान रखना है। अगर वो इंडस्ट्री रिलेटेड चीज बन रही है तो हमें इकोनॉमी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब हमें खुद बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीजों को देखना है। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि हिस्ट्री ऑब्वियस ही बात इतनी ज्यादा वास्ट है कि आप अगर आप बोलो कि 2020, ठीक है, 2018, 2019 के बारे में सपोजिंगली आप आज के 40 इयर्स बाद सोचते हो कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ था, तो आप देखो ना कि आप किस बारे में कर रहे हो। क्या आप कोई जनरल की बात कर रहे हो या आप कोई मेडिकल रिलेटेड कोई आया था भाई, हाँ ठीक है इस साल में कोरोना आया तो इस साल के लिए कोई मेडिकल रिलेटेड एक्ट आया था। तो वो जो भी एक्ट आप समझ रहे हो, पहले उसकी हिस्टोरिकल सेटिंग समझनी जरूरी है। वन शुड सी पॉइंट देखना है, ऑल्सो कंसिडर वेदर द प्रेजेंट एक्ट वाज इनेक्टेड, तो कोई पुराना इससे पुराना एक्ट था जिसे ऑल्टर किया गया था, या ये एक्ट के बारे जो एक्ट आया है, जिस चीज से रिलेटेड ये एक्ट आया, ये पहली बार आया था या ऐसा ही कोई पहला एक्ट भी था। मतलब हमने पूरा उसे गाइड की तरह लेके चलना है, लैंग्वेज को भी हमने ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे चलते हैं, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स एंड द प्रीवियस लॉ। इस बात का मतलब आपने समझना है, कई बार एक्ट्स में आपको मिलेगा एन एक्ट टू कंसोलिडेट इन द प्रीएम्बल। मतलब एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ोगे तो आपको ये चीज मिलेगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं। ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए जिसे हम लोग कह देते हैं, उसमें आपको ये साफ साफ मिलेगी एन एक्ट टू कंसोलिडेट। क्या मतलब बनता है? मतलब है कि इस एक्ट से रिलेटेड जो भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्ट है, उससे रिलेटेड कई एक्ट्स पहले आए हुए हैं। ठीक है, बट वो हो सकता है इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे या कोई भी कारण की वजह से अब नया एक्ट आ रहा है जो कि पुराने सारे एक्ट को ऐड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और एक नया एक्ट बना रहा है। जैसा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हुआ, उससे पहले क्या होता था, कई कई एक्ट थे, रजिस्ट्रेशन वगैरह के एक्ट थे, आप कह सकते हो कई प्रॉपर्टी से ट्रांसफर के एक्ट थे। ठीक है, बट कुछ हद तक हमें बात क्लियर नहीं होती थी भाई क्या कहना चाह रहे हैं लॉ मेकर, इंटेंशन समझने में पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि एक एक्ट में एक बात थी, दूसरी में कोई बात थोड़ी आगे पीछे हो जाती थी, तो हमें ना एक हारमोनियस चीज नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से एक नया एक्ट आ गया, उस एक्ट के प्रीएम्बल में क्या लिख दिया, एक्ट टू कंसोलिडेट, ये बात उसने वहां पे डाल दी। ठीक है जी, अब ये बात पढ़ते पता चल गया कि हाँ
यानी कि पुरानी एक्ट्स को भी पढ़ा जा सकता है। अगर हमें इस नई एक्ट में कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो हम इससे पहले पुरानी एक्ट में भी कुछ बात समझना चाहें तो समझ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कई एक्ट्स आ चुकी हैं। In case of purely consolidating statute, presumption is that it is not intended to alter the law. क्या बात बनती है भाई, अगर सिर्फ कंसोलिडेट हो रहा है, कुछ अपनी तरफ से कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है, फिर तो साफ साफ क्या है, कोई चेंज नहीं आ रहा, लॉ को बस एक जगह 2-3 एक्ट्स को मिला के एक जगह लिखने की बात कर रहे हैं और कोई नई बात नहीं है। तो हमें पुरानी एक्ट समझ में आ गया तो नई एक्ट तो आराम से समझ में आ ही जाएगी। इट इज रेलेवेंट टू रेफर पुराने जुडिशियल पिटीशन में हमने चेक करने हैं, डिसीजन हम देखते हुए चलेंगे। लैंग्वेज को हमने ध्यान रखते चलना है। इट इज ओनली व्हेन द कंसोलिडेशन एक्ट गिव्स नो गाइडेंस टू द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। तो हम क्या करते हैं, हम पुरानी एक्ट देख सकते हैं। आप जरा सोचो ना, हमने नया एक्ट देखा, उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ मिला एन एक्ट टू कंसोलिडेट द प्रीवियस लॉज, ठीक है जी, पर हमें तो ये सारी बात समझ में आई गई नए एक्ट में क्या लिखा है, फिर हमें पुरानी एक्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको एम्बिग्युइटी लग रही है, जब आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है इंटरप्रिटेशन में नए एक्ट के, तो ही आप पुराने एक्ट पे जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखना आपने, क्या है, अगर कंसोलिडेटिंग एक्ट में ये लिखा हुआ है एक्ट टू कंसोलिडेट, पर साथ में अमेंड भी हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है वो प्योरली कंसोलिडेशन नहीं है, वो कई चीजों को एक तरीके से चेंज कर रहा है, अमेंड कर रहा है, तो हम उसको प्योरली एज इट इज पुराना एक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि उसकी इंटेंशन ही क्या, लॉ मेकर की यहाँ पे अमेंड करने की इंटेंशन। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं और क्या क्या हमें एक्सटर्नल हेल्प मिल सकती है। एनालॉगस एक्ट कहते हैं, कई बार क्या होता है, कई डिफरेंट एक्ट्स आ जाती हैं एक ही सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ फिर से, रजिस्ट्रेशन एक्ट है आपके पास, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन स्टैम्प एक्ट है। इन तीनों को हम ना जब भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो इकट्ठे एक साथ लेकर ही पढ़ते हैं। क्या रीजन होता है इसमें ना, कई बार आपको मिलेगा कि रेफर टू दैट एक्ट, रेफर टू दिस एक्ट, है ना। तो क्या कारण है कि आप कुछ सोचो जरा, बिल्कुल लेमन एग्जांपल में ले रही हूँ, आप लोगों ने एक कोई प्रॉपर्टी ली, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी, अब उसके ऊपर स्टैंप लगवाएंगे, रजिस्ट्रेशन उसका कराएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है वो बातों के लिए, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसी ने बेचा आपको, आपने किसी से खरीदा, वो बातें तो टीपीए में मिल जाएंगी, बट उसकी स्टैंप ड्यूटी क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, इनके लिए उसने 2 एक्ट अलग बना दिए। तो हम तीनों एक्ट को साथ लेके चलेंगे, तभी हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पूरा फायदा मिलेगा। यानी कई बार ऐसी एनालॉगस एक्ट होती हैं जिन्हें साथ लेके हमें चलना पड़ता है। चेक करना है, हाईलाइट कर लो, सेम और सिमिलर ऑब्जेक्ट साथ में लेके चलना, एक्सप्लेनेटरी ऑफ ईच अदर है, इवन इफ दे आर ऑफ डिफरेंट टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे साल हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चाहे कोई डिफरेंट स्टैट्यूट को एक्सपायर हो गया, उसका टाइम पीरियड हो चुका है, तो भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है कि हमें 2-3 एक्ट को साथ ही लेके चलना, ठीक होती है बात। चाहे रेफर नहीं भी कर रहे, बट पता ही है ट्रांसफर हो रहा है तो स्टैंप लगेगी, रजिस्ट्रेशन लगेगा, तो पता ही है हमें ये बात कि हाँ, हमें उन दोनों के प्रोविजंस भी फॉलो जरूर करने हैं, उसके बिना नहीं हो सकता। मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, मैंने लिख के दे दिया, ठीक है, ट्रांसफर डीड बना दी, आप कहोगे ट्रांसफर होगी क्योंकि टीपीए में तो इतना ही लिखा है, भाई रजिस्ट्रेशन एक्ट भी तो है, ठीक है। अब चाहे सेक्शन नहीं कह रहा कि रेफर टू बांध लो, नहीं कह रहा, बट आपको रेफर करना पड़ेगा। तो आप सिंपल सी बात समझिए कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आप अकेले पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं जी, लेटर एक्ट एक्सप्लेन्ड बाय अर्लियर एक्ट, ठीक है, हेडिंग से ही बात क्लियर बन रही है, लेटर एक्ट, बाद में कोई एक्ट आया, ठीक है, एक्सप्लेन्ड बाय अर्लियर एक्ट, ठीक है जी, क्या बात बन रही है, कहते हैं व्हेन स्टैट्यूट इज रिपील्ड, री एनेक्ट हो गया, फिर से आ गया, वर्ड्स इन द रिपील्ड स्टैट्यूट आर रीप्रोड्यूस्ड इन द न्यू स्टैट्यूट, उसका सेम मीनिंग माना जा सकता है अगर कोई इंटेंशन इसके अलावा नहीं दे रखी है, ठीक है। अगर उसने वर्ड लिखा है कंपनी, ठीक है, और कोई कहीं पे कंपनी के बारे में नहीं लिखा, तो जो पुरानी एक्ट में कंपनी का मतलब था, आप वो नई एक्ट में कंपनी का मतलब ले सकते हो। पर अगर however, अगर लेजिस्लेशन कह रहा है कि नहीं, अब ये तो पुराना एक्ट तो था 50 इयर्स पहले, ठीक है, उस टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन का मतलब लिखा हुआ था उन्होंने, सपोजिंगली सिर्फ आप कह सकते हो कुछ भी, कोई भी बात लिखी हुई थी उन्होंने, ठीक है। अब बट मान लो कि पुराने टाइम में क्या होता ना, पोस्ट ऑफिस से पैसा आता था, वो उन्होंने लिखा हुआ डिजिटल ट्रांजेक्शन का मीनिंग है। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन का मीनिंग है, लॉ मेकर कह रहे हैं भाई अब तो डिजिटल ट्रांजेक्शन का मीनिंग बिल्कुल ही
सरकारी खत्म हो गया, उसका चेंज ही हो गया बिल्कुल डिजिटल ट्रांजेक्शन का मतलब। अब वो पोस्ट ऑफिस से पैसे आने को तो हम एक तरीके से कह ही नहीं सकते डिजिटल ट्रांजेक्शन, है ना। तो वो यही कह रहा है कि अगर कोई फ्रेश मटेरियल, कोई नई चीज, सोशल व्यूज नए चेंज हो चुके हैं उसके ऊपर, तो हमें नए एक्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा, फिर हम पुराने एक्ट को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि एक वर्ड है जिसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। इसी पॉइंट का नेक्स्ट सब पॉइंट में देखिए, अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन बाय द लेटर। कहते कई बार क्या हो जाता है, लेटर एक्ट भी पुराने जो एक्ट है उसके ऊपर कुछ स्लाइड देता है, मतलब हमने पुराना एक्ट पढ़ा, अर्लियर एक्ट पढ़ा हमने, हमें कोई बात नहीं समझ में आई थी, उसके 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद एक नया एक्ट आया, हमने उसको भी साथ में पढ़ लिया और हमें बात समझ में आ गई, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा तभी होगा जब सिमिलर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उनका सिमिलर है। अर्लियर एक्ट इज एम्बिगुअस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला कि पहला एक्ट हमने पढ़ा और हमें डबल मीनिंग पढ़ रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है, बात एम्बिग्यूटी है, तो ही हम लेटर एक्ट को फॉलो करेंगे। आगे चलते हैं जी, रेफरेंस टू द रिपील्ड एक्ट, वेयर पार्ट ऑफ द एक्ट हैज बीन रिपील्ड, ठीक है, बट उसे फिर भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि उससे हिस्ट्री पता चलेगी कि ऐसा पहले क्या था, फिर क्या हट गया, क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी, क्यों हटा था, पहले क्यों हटा था, क्या हुआ था, ये सारी बात हमें, मतलब एक एक्सटर्नल गाइड हमें मिल सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं डिक्शनरी डेफिनेशंस। डिक्शनरी डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, आपने ना एक और डेफिनेशंस की थी इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन में, वहां पे डेफिनेशंस कौन सी थी, मैंने आपको कहा था जनरली सेक्शन 2 में होगी, बट 3 में भी हो सकती है और किसी सेक्शन में भी हो सकती है। तो जो एक्ट के विदिन की डेफिनेशन है वो इंटरनल एड में कवर है, जो एक्ट से बाहर की डेफिनेशन है वो डिक्शनरी डेफिनेशन मानी जा सकती है। मतलब हमें कहीं पे एक्ट में उसका मतलब नहीं मिल रहा, तो हम कहीं और बाहर से भी उसका मतलब ढूंढ सकते हैं। Where a word is not defined in the act, हम डिक्शनरी से मीनिंग ले सकते हैं। इन सिलेक्शन वन मीनिंग आउट ऑफ सेवरल मीनिंग, हमें ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर कौन सा अप्लाई होता है। अगर मैं अभी कोई वर्ड बोलूं और आपको बोलूं कि इसे गूगल में डालो अपने फोन पे और चेक करो इसका मीनिंग क्या है, तो आपको फॉर श्योर 5-6 उसके मीनिंग्स आ जाएंगे, 4 to 6 आपको मीनिंग उसके मिल जाएंगे, बट आप कौन सा अप्लाई करोगे, आप लोग मुझे एक ही मीनिंग बताओ, कौन सा आप मीनिंग बताओगे जो आपको उस बात से, उस इंसिडेंट से कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कंटेक्स्ट बन रहा है, ठीक है, उसी के बात से रिलेटेड बात को आपको लगेगा कि हाँ यही बात यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए, तो वो ही बात को हम डिक्शनरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ टेक्निकल लीगल वर्ड्स को हम टेक्निकल लीगल सेंस में ही लेंगे, विंडोज 10 अगर लिखा है तो हम उसे विंडोज 10 आईटी एक्ट के हिसाब से ही लेंगे। डिक्शनरी मीनिंग हम तभी अडॉप्ट करते हैं जब हमें एम्बिग्यूटी है, अदरवाइज हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई जुडिशियल डिसीजन है तो वेल एंड गुड, जुडिशियल डिसीजन अगर उसके बारे में आया हुआ है तो हम उसे को ही फॉलो करेंगे। आगे चेक करते हैं फॉरेन डिसीजन। आपने देखा हुआ है सीए फाउंडेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सारे डिसीजंस आपके पास फॉरेन डिसीजंस होते हैं। आप कहोगे भाई वो क्यों हमें फॉलो करने पड़ते हैं या हम क्यों उन्हें रेफर करते हैं, उन्हें क्यों देखते हैं, क्योंकि बहुत बार कई ऐसी कंट्रीज, स्पेशली अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, ब्रिटिशर्स ने कई एक्ट बनाए थे जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, अब उन्होंने केसेस अपने वहां के डाल दिए यहाँ पे हमारे को समझाने के लिए, बात एक्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि उनका और हमारा लॉ में काफी हद तक 95% सिमिलैरिटी थी, क्योंकि उन्होंने बनाया था हमारा एक्ट। तो कहते हैं कि डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट जो फॉरेन कंट्रीज में है बट जिनका लीगल सिस्टम इंडिया जैसा ही है, ठीक है, वो सिमिलर लॉ की बात कर रहे हैं, उन्हें हम अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कर सकते हैं। ये आप ध्यान रख लेना भैया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल बनेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो इंडियन स्टैट्यूट को मिलेगी, पर इंडियन स्टैट्यूट नहीं समझ में आ रहा तो फॉरेन डिसीजन से पहले इंडियन स्टैट्यूट के कोई डिसीजन देख लो, इंडिया में कोई डिसीजन आया उससे रिलेटेड नहीं आया, फिर बाहर जाओ। सर्कमस्टांसेस अंडर विच इंडियन स्टैट्यूट इज इनएक्टेड, इंडियन कंडीशंस क्या थी जब स्टैट्यूट अप्लाई हुआ, यानी सबसे पहले तो घर के ही चेक करो, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द लिंक ऑफ इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज, हमें चेक करना है वहाँ का थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है, कोई उनके ऑब्लिगेशंस क्या है, सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हाँ हम फॉरेन डिसीजंस को यूज कर सकते हैं। देखो जी, क्लियर होगी यहाँ तक की बात। अब नेक्स्ट हमने करना है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। डीड्स एंड डॉक्यूमेंट समझने के लिए ना बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये आ सकता है 4 to 5 मार्क्स में आ सकता है। आपने माइंड में पार्टनरशिप डीड रख लेना है, क्योंकि आपने +1 से 8 पढ़ी हुई है, पार्टनरशिप डीड माइंड में रख लेना है आपने।
कहते हैं उस पार्टनरशिप डीड को हम कैसे रीड करेंगे, जैसा एक रीजनेबल पर्सन रीड करता है, क्योंकि वो पार्टनरशिप डीड हो सकता है एक शॉपकीपर पढ़ रहा है, हो सकता है एक डॉक्टर पढ़ रहा है, ठीक है। तो जो भी पढ़ रहा है हमें ध्यान रखना है कि रीजनेबल पर्सन को वो समझ में आ जानी चाहिए। वो रीजनेबल पर्सन मतलब कौन है, जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से समझ रहा है, ठीक है, जिसे पता है पार्टनरशिप क्या होती है, जिसे इंटेंशन पता है ये पार्टनरशिप करने की बात है, कोई बिजनेस करेंगे ये पार्टनरशिप करें, ठीक होती है बात। ट्रेनिंग ऑफ द पार्टीज शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, बात को समझना बहुत ध्यान से। ट्रेनिंग ऑफ द पार्टीज का क्या मतलब है, मैंने देखा कि एबीसी हॉस्पिटल बना है, उसकी पार्टनरशिप डीड है, उस डीड को 4 डॉक्टर्स ने बनाया है, ठीक है जी, उन पे साइन किए गए हैं और उसमें बहुत सारी मेडिकल की टर्म्स हैं। तो क्या मैं ये मान सकूं कि वो चारों डॉक्टर्स को मेडिकल की टर्म समझ में आई होगी? बिल्कुल आई होगी। क्या टर्म हो सकते हैं, जैसे उन्होंने मान लो कोई तरीके के ऑपरेशन का नाम लिख दिया, कोई डिजीज का नाम लिख दिया कि ये वाला ऑपरेशन यही बंदा करेगा, डॉक्टर ये वाला चीज यही करेगा, जो भी उनकी टर्म्स थी ऑपरेशन के बारे में भी उन्होंने डेट में लिख दिया, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ इन्होंने अपने वेल अवेयर होके ये साइन किए हैं, ठीक है जी। ऐसा ही अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटिंग बनाता है तो उसने अपने रिलेटेड कोई बात लिखी तो मैं समझूंगी क्या उसके समझ में आई है। ऐसी पार्टनरशिप डीड ना 2 10th पास या फेल बंदों ने बनाई, ठीक है, बड़ी अजीब अजीब से वर्डिंग उन्होंने लिखी है, तो मैं माइंड में सोचूंगी कि क्या इन्हें ये वर्ड जेन्युइनली समझ में आया होगा, ठीक है। मैं बात को समझूंगी कि क्या ये वर्ड को उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसा कि ये लिख रहे हैं। तो अगर मान लो एक वर्ड होगा, जैसे मान लो कैपिटल वर्ड है, अगर मान लो उसके 2 मीनिंग बनते हैं, एक ऐसा मीनिंग जो बिल्कुल रीजनेबल है और एक ऐसा मीनिंग जो बहुत ज्यादा हाई लैंग्वेज है, तो मैं मान के चलूंगी कि मैं रीजनेबल मीनिंग ही कंसिडर करूँ। मैं उस पार्टनरशिप डीड को समझने के लिए कौन सा मीनिंग कंसिडर करूंगी, बिल्कुल रीजनेबल। पर अगर वो डीड बनाई हुई है 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, 2 आईआईएम के एमबीए पर्सन्स में, तो मैं उसका एक टेक्निकल और ज्यादा मीनिंग भी ले सकती हूँ, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रोफेशन हाई हो सकता है, ठीक है। वो ये बात को समझने के लिए कैपेबल है कि उसका मीनिंग क्या बढ़ चढ़ के हो सकता है। बट हो सकता है कि एक पर्सन जो इतना नहीं एजुकेटेड है वो उसका बहुत रीजनेबल बेसिक मीनिंग ही लेके चलेगा। द टर्म्स ऑफ वन डीड शैल, ये ऑब्वियस ही बात है, एक पार्टनरशिप डीड को दूसरे पार्टनरशिप डीड से आप कंपेयर नहीं कर सकते, उनका कोई आपस में समझने के लिए लेना देना नहीं है। मतलब राम और श्याम की एक डीड है, राम और मोहन की एक डीड है, तो क्या मैं बोलूँ नहीं नहीं राम ने तो वहां ऐसा लिखा था, बिल्कुल भी नहीं। शैल नॉट बी कंसिडर्ड का मतलब है शैल नॉट बी इंटरप्रेटेड या अंडरस्टूड। द सेम वर्ड शैल नॉट बी गिवन, अलग अलग मीनिंग है सबके, ठीक है ना। shall not be given two different meaning in the same document, और एक ही डॉक्यूमेंट में एक वर्ड का एक ही मीनिंग होगा। अगर एक वर्ड के 2 मीनिंग हो सकते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखते चलना है, वन मीनिंग विच शैल गिव इफेक्ट टू ऑल द क्लॉजेस, another meaning ineffective है, the first shall be considered. Where there is a conflict between the two clauses of the same document या two parts of the same document and it is not possible to resolve such conflict, then the earlier clause will override the लेटर। बहुत ध्यान से समझना, इसको हाईलाइट कर लो। अगर कोई भी कंफ्लिक्ट है 2 पैराग्राफ के अंदर, 2 क्लॉजेस के अंदर, ठीक है, और हमें नहीं हारमोनियस हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें पहले वाला जो बात पहले लिखी है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे वेटेज दे रहे हैं। एक्ट से मत कंपेयर करना कि पुरानी वाली एक्ट में मीनिंग हमने अलग लिखा था, यहाँ डीड कंपेयर कर रहे हैं, 2 क्लॉजेस की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, जो अर्लियर क्लॉज है उसको ओवरराइड, मतलब वो ही मीनिंग माना जाएगा, लेटर वाला क्लॉज का मीनिंग नहीं इंटरप्रेट करना है। जो पहली बात कह रहा है, अर्लियर क्लॉज कह रहा है, वही मीनिंग माना जाएगा। क्लियर होती है यहाँ तक की बात? ये 5 पॉइंट भी आपने जरूर समझ लेंगे। सेकेंडरी कर लेना है आपने, 5 पॉइंट्स कर लेने हैं यहाँ के, फिर हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं।